तो हाँ बच्चे, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। ऑनलाइन पढ़ने में भी बरसात हो रही है। खत्म हो जाएगा। आवाज आ रही है बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉस ऑफ CO2 होता है, ठीक है। लॉस ऑफ CO2 होता है और साथ में यहाँ पे क्या होता है? लॉस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस मेन प्रॉब्लम करती है वो किसको करती है? C3, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आपके नेचर में कौन से हैं? C3 प्लांट। बाकी मैंने आपको बता दिया था कि होता क्या है बच्चे, कि तुम देखो, सपोज कर लो ये तुम्हारी सेल है, तुम्हारी नहीं, प्लांट की। हमारे सेल में तो कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। प्लांट की सेल है, तो प्लांट के सेल में क्या है कि ये CO2 बाहर से लाके उसको क्या करती है? फिक्स करती है, मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन करती है। CO2 को बाहर से लेती है एटमॉस्फेयर से, उसको ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में रख लेती है, ठीक है। मतलब फिक्सेशन बोल रहे हैं इस चीज को। या बायोमास सिंथेसिस, बायोलॉजिकल सिंथेसिस आप इस चीज को बोल। ओके, तो तुम सोचो कि अगर आपका कार्बोक्सिलेज या रूबिस्को जो है, आपका जो रूबिस्को है वो क्या करे? वो बाइंड, मतलब वो CO2 के साथ बाइंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो बाहर से CO2 आना बंद हो गया। और सेकंड चीज क्या है कि साथ में ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है और साथ में कर क्या रहा है? रिएक्शन करवा रहा है, किसके साथ में? RuBP। तो RuBP किसका मटेरियल? प्लांट सेल के अंदर जो स्टोर है। RuBP कहाँ से बन रहा है? जो कार्बन स्टोर है उसी से तो RuBP बन रहा है ना, ठीक है। तो मतलब कि आप एक तो बाहर से कुछ ला नहीं रहे हो और ऊपर से क्या कर रहे हो आप? CO2 को लॉस करवा रहे हो, CO2 को लॉस करवा रहे हो। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ
यहाँ पे कि बाहर से CO2 अगर नहीं आ रही तब भी उसका जो साइकिल है वो तो चलते रहना चाहिए। कह दो क्यों चलाएं भाई, हमको क्या जरूरत है साइकिल चलाने की, ग्लूकोज तो ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है वो। नहीं, स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज है, वो तो सुक्रोज जब भी उसके वो क्या करेंगे, एंजाइम्स जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो एंजाइम इसको डाइजेस्ट करके इससे ग्लूकोज बना देंगे, उसको वापस ले जाने की कैपेबिलिटी प्लांट के अंदर है। पर बच्चे क्या है ना कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है आपको पता नहीं, ये प्लांट है और फोटोसिंथेसिस से वहां ग्लूकोज की सिंथेसिस के अलावा ये कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। इस एनर्जी का कुछ पार्ट तो इसकी सिंथेसिस में जाता है और कुछ पार्ट अदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के रन करने पे जाता है। तो ये बंद हो जाएगा, तो ये बंद करेगा नहीं वो, दैट मीन्स कि उसको साइकिल को चलाए रहना, साइकिल को चलाए रहना पड़ेगा। तो आप C3 साइकिल बंद नहीं कर सकते हो, और C3 साइकिल जब नहीं बंद कर रहा है दैट मीन्स कि RUBP आपका क्या होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है, और साथ साथ में लॉस भी होता जाएगा। तो फोटो रेस्पिरेशन है ये। जीत सर भी आज फुर्सत है कि नहीं? चलो, आज कम लोग हैं, एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। इसका वीडियो तो अच्छा आता नहीं, एक वीडियो बनाते हैं मजे करने के। लेक्चर का तुम्हारा नहीं, तुम क्या सोच रहे थे? चलो, कभी जरूरत ही पड़ जाए सर। बड़ा सही पढ़ाने वाला हूँ तुमको मैं आज। देख लो जरा सेटिंग आएगी कि नहीं, अच्छी आएगी, जो पता लगा बनवा लिया अच्छा नहीं है। मेरा भी पढ़ाने का मूड तो है नहीं। हाँ, गप्पे मार लें? क्या हो रहा है, फोकस नहीं कर। ये लो, बैठ के बनाते रहना। दिस इज वीडियो मोड। और तुमको क्या करना है, उसको के साथ में अपना उसको नीचे रखो, नीचे फोकस हो जाएगा, नीचे रखो, नीचे फोकस हो जाएगा, नीचे रखो। एक दो तो शिफ्ट कर लेना ना, जब जरूरत पड़े तो शिफ्ट कर लेना, एक ही बोर्ड की जरूरत। चलो, समझ में आ रहा है कैसे करना है? आ जाओ बच्चे, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? मैं जब बोलूंगा तब स्टार्ट करो, वीडियो चलने देना स्टार्ट करके, और ये छोड़ो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, तुम हट जाओ, इस वाले इधर वाले वहां से, तुम वहां से अब आ रहा है? पढ़ाई के साथ फोकस कर पाओगे? ठीक है। हाँ बच्चे ऑनलाइन वाले, सुन रहे हो मेरी हाँ बात? सर। स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो हमें पढ़ना है बच्चे अब C4 साइकिल। मैंने तुमको क्या बताया था कि नेचर में जो प्लांट्स हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स क्या है, C3 साइकिल। तुम ध्यान दो, जब मैं आपको बता रहा था डार्क साइकिल, थोड़ा सा आप देखो, डार्क साइकिल जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने बोला कि एक जो है C3 साइकिल है, C3 साइकिल है, ठीक है, जो कि कॉमन पाथवे है इन ऑल प्लांट्स। बात समझ में आ रहा है? दिस इज द कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे। यूनिवर्सल भी बोलते हैं। तुम लोग जरा शांति बनाए रखो, मेरा फ्लुएंसी मेंटेन होने दो, ठीक है। दिस इज द कॉमन पाथवे इन
कॉमन पाथ, चलो इन ऑल प्लांट्स, इन ऑल प्लांट, ठीक है, ये कॉमन पाथवे है C3 साइकिल ऑल प्लांट। पहले बताना चाहिए कौन सी लाइट, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे कि जो डार्क साइकिल है उसको दोबारा से स्टार्ट करें। ठीक, तो C4 साइकिल बच्चे पढ़ रहे हैं हम, और C4 साइकिल से पहले हम वापस आते हैं डार्क साइकिल। ध्यान दो मेरी तरफ, बिल्कुल फोकस होके देखो कि जो डार्क साइकिल है, डार्क साइकिल जब मैंने आपको स्टार्ट की पढ़ाना तो मैंने बोला कि इसमें एक C3 साइकिल है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइकिल एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, ठीक है, ये कॉमन है ऑल प्लांट्स के लिए, ठीक है, मतलब इसके अल्टरनेट आएंगे, पर वो अल्टरनेट के साथ साथ आपको ये साइकिल हर हाल पे रहेगी, क्योंकि बायोसिंथेटिक फेज के लिए मेनली जो साइकिल रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, C3 साइकिल, ठीक है। तो अदर जो अल्टरनेट साइकिल अगर हम बात करें अल्टरनेट साइकिल में, तो आपके पास में एक साइकिल होती है C4 साइकिल जो प्लांट्स में पाई जाती है, एक और है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, कैम साइकिल, कैम साइकिल, ठीक है, C4 साइकिल एंड कैम साइकिल। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, अब थोड़ा सा तुम वापस आओ, C3 साइकिल पे आओ। आप जानते हो C3 साइकिल की जब आप बात करते हो तो ज्यादातर प्लांट्स, मैंने अभी अभी बताया कि ज्यादातर प्लांट्स कैसे हैं, C3 प्लांट्स, ठीक है, बट C3 प्लांट्स के साथ में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत आई? कि जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के C3 प्लांट थे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के C3 प्लांट्स, ठीक है, उनमें आपको पता है कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से बच्चे क्या हुआ कि यहाँ पे एक वेस्टफुल प्रोसेस होने लगी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही थी, एक वेस्टफुल प्रोसेस थी, और वो वेस्टफुल प्रोसेस कौन सी थी, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, ये इसमें लॉस ऑफ CO2 हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे? लॉस ऑफ CO2 एंड साथ में लॉस ऑफ ATP, लॉस ऑफ CO2 हो रहा है, लॉस ऑफ ATP हो रहा है, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज वेस्टफुल प्रोसेस। तो कुछ प्लांट्स में इस तरह की एबिलिटी डेवलप हो गई। आपको पता है कि C3 प्लांट्स ज्यादातर मेजॉरिटी में है, ठीक है, पर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, ठीक है। तो एवोल्यूशन हुआ, एडवांसमेंट हुआ कि कुछ प्लांट्स, ठीक है, इन सम ऑफ द प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे शुगर के आपका मेज, सारघम, ये बहुत सारे और भी प्लांट आपके एनसीईआरटी में ये तीन स्पेशली मेंशन है। कौन कौन से? सारघम, शुगर केन एंड मेज, ठीक है। इनमें एक स्पेशल टाइप का एनाटॉमी डेवलप हुआ, और यू कैन से दैट एक स्पेशल टाइप का क्या हुआ, स्पेशल टाइप का एडाप्टेशन आया। स्पेशल टाइप का एडाप्टेशन किस चीज को खत्म करने के लिए बच्चे? ये जो वेस्टफुल प्रोसेस हो रही थी, इस वेस्टफुल प्रोसेस को खत्म करने, ठीक है। तो स्पेशल टाइप का जो एडॉप्टेशन आया वो कहां पे आया? ये जो C4 प्लांट्स थे, ये जो स्पेशल प्लांट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे बच्चे जो इनकी लीफ थी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीफ करता है, ठीक है। तो इनकी जो लीफ थी वहां पे स्पेशल एनाटॉमी डेवलप हुई, स्पेशल एनाटॉमी, ठीक है, इन लीफ, ठीक है। और वो स्पेशल एनाटॉमी जो लीफ में थी वो कौन सी थी? क्रेंज एनाटॉमी बच्चे, क्रेंज,
क्रेंज एनाटॉमी। ओके, क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है। अब ये जो क्रेंज एनाटॉमी है, ये क्रेंज का मीनिंग है बच्चे रीथ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और रीथ अगर आपको मैं इंग्लिश में और इसको एक्सप्लेन करूं तो रीथ मतलब समवट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको जो लीफ में बंडल सीथ सेल्स पाई जाती है अराउंड द वेस्कुलर बंडल, उनका जो अपीयरेंस है वो कैसा दिखेगा, रीथ लाइक दिखेगा, या यू कैन से दैट इट लुक्स लाइक रिंग, ठीक है, रिंग लाइक दिखेगा। ये क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज की मीनिंग है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इधर मैं लिख लेता हूं बच्चे, इधर यहाँ पे मेंशन कर सकता हूं क्रेंज, ठीक है, रीथ लाइक, रीथ लाइक, ठीक है। रीथ का मतलब होता है रिंग लाइक अपीयरेंस, रिंग लाइक अपीयरेंस, ठीक है, रिंग लाइक अपीयरेंस। और किसका, किसका, बंडल सीथ सेल का, बंडल सीथ सेल्स। अब आपको पता है बच्चे कि ये जो बंडल सीथ सेल्स हैं, ये जो बंडल सीथ सेल्स हैं आपकी, ये अराउंड द वेस्कुलर बंडल पाई जाती हैं। जब आप लीफ का डाइसेक्शन करोगे या लीफ का सेक्शन देखोगे ट्रांसफर सेक्शन में, तो ट्रांसफर सेक्शन में आपको जो है क्या कहते हैं, क्या देखने को मिलेगा, ये बंडल सीथ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे अराउंड द वेस्कुलर बंडल। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए बना दूं, यहाँ पे मैं बना दूं, ये सपोज कर लो क्या है, वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, वेस्कुलर बंडल है। तो इस वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ आपको बंडल सीथ सेल्स देखने को मिलती है। पर यहाँ पे क्या हो गया है कि इन बंडल सीथ सेल्स में बच्चे हो गया है मॉडिफिकेशन, इन बंडल सीथ सेल्स में क्या हो गया है, मॉडिफिकेशन, इन बंडल सीथ सेल में आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे, ये देख लो पहले कि ये आपकी बंडल सीथ सेल्स हैं, बंडल सीथ सेल्स, ओके। इसके चारों तरफ, मैं मॉडिफिकेशन बाद में बताता हूं, उसके पहले मैं बता दूं, इसके चारों तरफ कौन सी सेल पाई जाएंगी, मीजोफिल सेल्स पाई जाएंगी, इसके चारों तरफ आपके मीजोफिल सेल्स पाई जाएंगी, ठीक है, मीजोफिल सेल्स। तो बंडल सीथ सेल्स में मॉडिफिकेशन क्या, देखो अगर आपको मैंने जब पढ़ाया था क्या एनाटॉमी ऑफ द प्लांट्स, तो मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि जो लीफ है, लीफ के वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ आपको ये बंडल सीथ सेल्स देखने को मिलेंगे। क्रेंज एनाटॉमी के केस में इन बंडल सीथ सेल्स में क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन। किस तरह का मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है, ये थिक, इनकी जो सेलवाल है वो कैसी हो गई है, थिक सेलवाल हो गई, ठीक है। इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या हो चुका है, नो इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर स्पेस पूरी तरह से खत्म है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। साथ में जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये हो सकता है कि कई सारी इस तरह की कंसेंट्रिक लेयर्स के फॉर्म में अरेंज हो जाए, ठीक है, मतलब मेनी लेयर, ठीक है, मेनी लेयर, मेनी लेयर हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि सिंगल लेयर हो सकता है सिंगल लेयर हो जाए, हो सकता है कई सारी लेयर्स आपको देखने को मिले, ठीक है। तो थिक सेल वॉल होंगी, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं प्रेजेंट होगा, मेनी लेयर्ड होंगी जो है। और साथ में ध्यान देना कि थिक सेल वॉल हो गई है, दीज सेल्स आर इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, इनमें कोई गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं, ठीक है। जो भी एक्सचेंज होगा, जो भी एक्सचेंज होगा इस मीजोफिल सेल एंड बंडल सीथ सेल के बीच में, वो होगा बेटा किससे, प्लाज्मोडेस्माटा से, वो किससे होगा, प्लाज्मोडेस्माटा से, ठीक है। इनके बीच में ये जो बंडल सीथ सेल्स हैं और मीजोफिल सेल्स हैं, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस प्रेजेंट है टू एक्सचेंज द मटेरियल, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए इनके बीच में जो है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन प्रेजेंट है, उन्हीं से एक्सचेंज होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे लिखा है नहीं कि इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। और कुछ चीजें देखो, और कुछ चीजें देखो कि जो बंडल सीथ सेल्स हैं बच्चे,
यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा उसमें ग्रेना अब्सेंट होगा। बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट पे ग्रेना क्या होगा, अब्सेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की कंडीशन मैंने बता दी। एक मिनट रुकना जरा, मीजोफिल सेल का भी थोड़ा सा लिख दिया जाए कि मीजोफिल सेल कैसा है बच्चे, थिन सेल वाल है, थिन सेल वाल, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो यहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट वो है कैसे, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ग्रेनल, इनमें ग्रेना प्रेजेंट होगा, ग्रेना प्रेजेंट होगा। ओके, और ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं इनमें जो है, जो क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली उसमें ग्रेना अब्सेंट, ग्रेना अब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना इनमें अब्सेंट होगा। ओके, तो आप ये देखो कि जो C4 प्लांट्स है बच्चे, जो C4 प्लांट्स हैं, उन C4 प्लांट्स में जो भी स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ द एनाटॉमी। ठीक है, लीफ की एनाटॉमी में इस तरह से चेंजेस आए कि जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी उसको अवॉइड किया जा सके, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को क्या किया जा सके, उसको अवॉइड किया जा सके। और इसके लिए जो लीफ में जो सेल्स हैं, बंडल शीथ सेल्स एंड मीजोफिल सेल्स, दोनों जगह पे दो डिफरेंट टाइप का फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको अलग अलग कर दूं कि एक सेल है आपकी मीजोफिल सेल, ठीक है, दूसरी है आपकी बंडल शीथ, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। तो मीजोफिल सेल के केस में बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा, मीजोफिल सेल में कि जो इनिशियल फिक्सेशन है, इनिशियल, मैंने बोला ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कितने टाइम होता है C4 प्लांट्स में, 2 टाइम्स। कितने बार होगा, 2 टाइम्स। इनिशियल जो फिक्सेशन होगा CO2 का, वो बेटा कहां पे होगा, और जो फाइनल फिक्सेशन है, फाइनल फिक्सेशन है CO2 का, वो कहां पे होगा, बंडल शीथ सेल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 की, दैट मींस कि आप वापस से C3 साइकिल में जाओ, देखो कौन कौन से स्टेप थे। एक था CO2 फिक्सेशन, जो पहला स्टेप था, ठीक है, जिसको कार्बोक्सिलेशन बोलते हो आप। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इनिशियल फिक्सेशन होगा जो कि मीजोफिल सेल में हो रहा है, वहां पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, इस बार RUBP नहीं है, वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं फास्फोइनॉल पाइरुवेट, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, शार्ट में आप इसको बोल सकते हो कि दिस इज द 3 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोइनॉल पाइरुवेट। दूसरी चीज जो आपको यहां पे जरूरत पड़ेगी, एंजाइम, कार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए एंजाइम भी, चूंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट चेंज हो गया, तो डेफिनेटली एंजाइम भी, चूंकि सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिलेशन कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो एंजाइम है वो है बच्चे PEP कार्बोक्सिलेज। इसको शार्ट में आप बोल सकते हो पेप्केज, शार्ट में आप क्या बोल सकते हो, पेप्केज। दूसरा एक और चीज देखो आप कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 देख लिया आपने, आपने देख लिया एंजाइम। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है बच्चे यहाँ पे, वो है 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड नोन एज ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक, सॉरी ऑक्सिलो एस्टिक एसिड। ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड या 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड,
ठीक है, उसका नाम क्या है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। स्टार्ट में आप इसको क्या बोलते हो, OAA। ठीक है, स्टार्ट में आप इसको बोलते हो AA। अब देखो इसमें एग्जाम के रिस्पेक्ट में आपके सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। जैसे कि यहां से मैंने बोला कि जो C4 प्लांट्स हैं वहां पे स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है, दैट एनाटॉमी इज नोन एज क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज कुछ नहीं है, रीथ लाइक स्ट्रक्चर है बंडल सीड सेल का, मतलब कि जो बंडल सीड सेल का अपीयरेंस है वो कैसा दिखता है, वो आपको रीथ लाइक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। और जब आप बंडल सीड सेल्स में देखोगे तो बंडल सीड सेल में कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन हो गए हैं। ठीक है, उसकी सेल वॉल थिक हो गई है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट है। में हो सकता है कई सारी लेयर्ड में प्रेजेंट हो, और गैसेस एक्सचेंज के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होते हैं। यही इसकी कंपेयर मीजोसेल देखोगे तो थिन सेल वॉल है, और इनकी जो क्लोरोप्लास्ट है और जो बेसिकली आपके बंडल सीड सेल के क्लोरोप्लास्ट है, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अभी मैं क्लोरोप्लास्ट को और अलग से बता दूंगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। अभी के लिए बस ये जान लो कि जो बंडल सीड सेल वॉल के बंडल सीड सेल के जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें ग्रेना प्रेजेंट है, सॉरी ग्रेना एब्सेंट है, और जो मीजोफिल सेल है वहां पे ग्रेना क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, मीजोफिल सेल के केस में जो जो चीजें इनिशियल फिक्सेशन में आ रही थी वो मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी रिसेप्टर CO2 का जो है फास्फोइनॉल पायरुवेट है। ठीक है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बोल लो इसको। ये एंजाइम जो है जो कि CO2 फिक्स करवाता है या कार्बोक्सिलेशन करवाता है वो PEP कार्बोक्सिलेस है, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ठीक है, बंडल सीड सेल में देखोगे तो यहाँ पे फाइनल फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, फाइनल फिक्सेशन में आपको वैसी ही चीजें मिलेंगी। मैं इधर वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज करूंगा, इसी को कर लेता हूँ। वीडियो फोकस होने में दिक्कत आ रही है। कितना मिनट हो गया था, चलो बाद में देखेंगे। स्टोरेज से कोई फर्क पड़ा, मजा नहीं आ रहा मुझे, अजीब सा लग रहा है। क्या, नहीं बंद करो बंद करो, उसको स्टोर कर लिया, लिख लो तुम तब तक, मैं बताता जाता हूँ। मुझे बड़ा प्रेशर फील हो रहा था, मजा नहीं आ रही थी, फ्लुएंसी नहीं आ रही थी करवा दी। ये बात अलग होती है ना सर, इधर चल रहा है इधर तक नहीं होता। चलो लिखो, मैं बोलता हूँ ना, लिखो C4 साइकिल लिखो। मैं हट जाऊं, आज कभी चाय बनाते हैं, कैसा बनाते हैं। तुमने स्टार्टिंग से नहीं लिखा क्या, दिखाओ। थोड़ी परेशान होता है। फोटो ले लो। चाय किधर चला गया, सुबह से आने का मूड था, मैंने एक बार फोन भी किया, पानी बरसने वाला है, जो है क्या कहते हैं आ जाओ, तो बाकी के बच्चे पहले से आने के मूड में नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। हम्म, बच्चे एक तो ज्यादा नहीं है, दूसरा थोड़ा सा कोरोना का एनवायरमेंट है।
अजय है। हाँ, ऑनलाइन बच्चे को बोलो अपने। क्यों तुम लोग घर चले गए हो, क्या करोगे वहां पे? पहुंचना चाहिए था, दीदी की बात को मानना चाहिए था। हाँ? चलो बच्चे, थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करने, इरेज इसको कॉपी कर लिया ना बच्चे? ये मैं इरेज कर लेता हूँ, मजा नहीं आएगा अदरवाइज। हाँ तो मैं बच्चे क्या बोल रहा हूँ, इनिशियल फिक्सेशन एंड फाइनल फिक्सेशन। तो जो फाइनल फिक्सेशन है बच्चे, इसको इधर लिखा लो। ठीक है, तुम लोग अपना वहीं पे लिख लेना जहाँ पे लिखा हुआ है। देखो वहां पे स्मूथ चलने लगा ना। फाइनल फिक्सेशन, ठीक है। तो जो फाइनल फिक्सेशन है बच्चे, सारे स्टेप वैसे ही होंगे। फाइनल फिक्सेशन में क्या होगा, यहाँ तो आपको कौन सी साइकिल चल रही है, तो ध्यान में रखे रहेगा कि जो बंडल शीथ सेल है, जो बंडल शीथ सेल है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, C3 साइकिल होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बंडल शीथ सेल है वहां पे कौन सी साइकिल रन होगी। अब अच्छा एक बात बता दो कि अगर ये C3 साइकिल है तो प्राइमरी एक्सेप्टर बच्चे कौन सा होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 RUBP हो जाएगा, कोई शक ही नहीं है यहाँ पे। और एंजाइम कौन सा हो जाएगा बच्चे, क्या लिखो, रुबिस्को। CO2 फिक्सेशन एंजाइम, ठीक है, वो हो जाएगा बच्चे कौन सा, रुबिस्को, रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को हो जाएगा। और आपका फर्स्ट जो इसका जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट, वो हो जाएगा आपका 3PG। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपसे देखो, आपसे बंडल सीड सेल में कुछ चीजें हैं, इतना डीप में जाके कई बार नहीं पूछता है, उसको कंफ्यूज करना होता है तो ऊपर से ही कंफ्यूज करता है। जैसे पूछेगा, अब दिमाग में होता है ना कि सारा मॉडिफिकेशन तो बंडल सीड सेल में चल रहा है, इसका मतलब C4 साइकिल जो है, क्या कहते हैं, जो C4 साइकिल है वो बंडल सीड में चल रही है। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो स्टार्टिंग कहाँ पे होती है, मेसोफिल सेल में। थोड़ा सा पार्ट जरूर जाता है, पर यही बोलोगे कि जो आपकी C4 साइकिल है वो कहाँ पे चल रही है, मेसोफिल सेल। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना कि यहाँ पे C3 साइकिल चल रही होती है, ठीक है। और फाइनल फिक्सेशन इस तरह से CO2 का बंडल सीड सेल में होता है। बंडल सीड सेल के अंदर अब क्लोरोप्लास्ट को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ बच्चे, फिर इसके बाद आ जाते हैं मैकेनिज्म वाले पार्ट पे। एनसीईआरटी में जरूर पढ़ना, मैं एक दो लाइन एनसीईआरटी और आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी में जाके पढ़ना बहुत मजा आएगा, C4 साइकिल पढ़ने में, सही बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर अगर आपसे बोला जाए, जनरली ऐसे पूछ लिया जाए कि जो C3 साइकिल है कि ऑल मीजोफिल सेल्स पे C3 साइकिल रन होती है, अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए कि C3 साइकिल रन्स इन ऑल मीजोफिल सेल्स ऑफ द ऑल प्लांट, तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो C4 साइकिल रन हो रही है मीजोफिल सेल पे। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ोगे तो इसका मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन, इसका मतलब कभी भी क्वेश्चन बना सकता है। एक होता है चाय बनाना पाना, और दूसरा होता है चाय जान के बिगाड़ देना। चीनी नहीं, उसमें बच्चे ऐसे ही मिल्क कम डालेंगे।
जो है अदरक वगैरह कुछ नहीं डालेंगे फ्लेवर के लिए तो कैसे अच्छी लगेगी, तो तुम्हें अब फ्लेवर से मतलब ही नहीं है। चलो खैर, अब मैं बच्चे आता हूँ आपको, मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता दूं मैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि दो जगह पे प्रेजेंट है बच्चे, यहाँ पे दो जगह पे क्या हो रही है, कार्बन फिक्सेशन दो जगह पे हो रहा है बंडल सीक्वल से। टाइम कितना हुआ बच्चे, हमको आज खत्म करना है 12:23, 1 बजे तक है ना, 11:30 से 1। चलो, तो मीजोफिल सेल का जो बच्चे क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, ग्रेनल है, मतलब ग्राना प्रेजेंट है, और ये क्या है, ए ग्रेनल। यहाँ पे ग्राना नहीं प्रेजेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, फोटोसिंथेटिक किसमें, थैलेकॉइड जो लैमली, ठीक है, ओनली लिख दो यहाँ पे, ओनली स्ट्रोमा लैमली प्रेजेंट है, ओनली स्ट्रोमा लैमली प्रेजेंट है यहाँ पे। चलो अच्छा, ये देखो कि ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, दैट मीन्स कि इसके अंदर जो फोटो सिस्टम होगा बोथ, ठीक है। अगर यहाँ पे PS2 PS1 दोनों है बेटा, तो कौन सी दोनों साइकिल चलेंगी, कौन सी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एज वेल एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दोनों चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, ऑक्सीजन एवोल्यूशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, ओके। ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, दैट मीन्स कि आगे की प्रोसेस अगर देखोगे तो यहाँ ATP भी सिंथेसाइज होगा एंड HH+ भी सिंथेसाइज होगा। कोई डाउट है यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है बच्चा। अब अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना कि साइकिल कौन सी रन होगी, साइकिल तो C4 साइकिल रन होने वाली है ना, तो जो C4 साइकिल के चीजें हैं वो जो मैंने बता रखा था पहले, वो सारी चीजें होंगी, मतलब कि ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं होगी, तो लिखो नो ग्लूकोज सिंथेसिस। आप या इस तरह से लिख सकते हो, नो C3 साइकिल, दैट मीन्स नो ग्लूकोज या स्टार्च सिंथेसिस। अच्छा, ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी थी, पर बच्चे वो पूछ तो सकता ही है, अगर वो आपको बता रहा है वो तो पूछ ही सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो स्टोमा लैमली है सिर्फ, तो सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, ओनली PS1। अगर सिर्फ PS1 प्रेजेंट है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, अगर सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है तो ओनली ATP की सिंथेसिस होगी। नो मतलब आप ये बोल सकते हो कि नो NADPH प्लस सिंथेसिस हो रही है, नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ठीक है, ऑक्सीजन का भी एवोल्यूशन नहीं होगा। और बताओ क्या होगा यहाँ पे, अच्छा ये ग्लूकोज की C3 साइकिल रन होगी तो ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी, मतलब कि मेन ग्लूकोज का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, कोई कंफ्यूजन, हर प्लांट में, बाकी के प्लांट में, जो भी बाकी के प्लांट है वहां पे मेसोफिल सेल में ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, पर ये C4 प्लांट्स ऐसे हैं जहां पे बंडल सीड सेल में, इसी वजह से कई बार जो उसकी कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, जो उसकी कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, बेसिकली कंसेंट्रिक लेयर्स ये, ठीक है, ये हो सकता है कई बार मल्टी लेयर्ड हो जाए, मल्टी लेयर्ड हो जाए, समझ में आई बात, हो सकता है कई बार मल्टी लेयर्ड हो जाए, ताकि नंबर ऑफ बंडल सीड सेल्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो। आगे बढ़ जाए, देगा ही वही सब कुछ है। तभी मैंने बताया कि जो भी ट्रांसफर होगा मटेरियल का वो केमिकल के फॉर्म में होगा, गैसेस जो एक्सचेंज है वो तो पॉसिबल नहीं है, नो गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। उसका एक रीजन ये भी है कि वहां पे जो C4 प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कौन से, ट्रॉपिकल एंड सब, आप ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी बहुत, और ये किसको फेवर करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन को, ठीक है। तो इसको तो प्लांट कुछ कर नहीं सकता, तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट अपने अंदर चेंजेस लाएगा,
ताकि चलो ठीक है तुम टेम्परेचर बढ़ा लो, तुम उसको भी लाइट इंटेंसिटी भी बढ़ा लो, अब तुम ऑक्सीजन ही नहीं दे पाओगे, मेरे अंदर ऑक्सीजन डाल ही नहीं पाओगे, तो कैसे कार्बोक्सिलेज को तुम मतलब रुबिस्को के ऑक्सीजन के साथ बाइंड कराओगे, बाइंडिंग नहीं होगी। हाँ इसीलिए। और एक चीज देखो, इंपॉर्टेंट देखो, अंदर जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है वो भी तो नहीं हो रहा है, इस तरह का मॉडिफिकेशन आया। तो ये आपका बच्चे मेसोफिल सेल की जो स्टोरी थी वो मैंने बता दी, ठीक है। तो मेसोफिल सेल की स्टोरी है। अब आते हैं बच्चे लास्ट में, इसको मैं एक्चुअली बिगाड़ दूं, चलो बिगाड़ देता हूँ, मुझे फिर से जरूरत पड़ेगी इसकी। आ जाओ। तो मतलब जो चीज मुझे तुम्हें बतानी थी वो मैंने आपको बता दिया है कि C4 प्लांट्स में एडॉप्टेशन है किस चीज का, टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। किस तरह से आया एडॉप्टेशन, लीफ एनाटॉमी को डेवलप करके, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एनाटॉमी। उसमें क्या हुआ, लीफ एनाटॉमी में इस तरह का सिस्टम डेवलप किया कि इनिशियल फिक्सेशन एक जगह पे हो, फाइनल फिक्सेशन एक जगह पे हो, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो मेसोफिल सेल का काम क्या है, मेसोफिल सेल का काम, बाकी के काम तो आप देख ही रहे हो कि ये भी आपका प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, या ये बोल लो कि जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो एक जगह पे उसको क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड को। अरे ये तुम्हारी बंडल सील सेल है, ये तुम्हारी सपोज करो बंडल सील सेल है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल और बंडल सील सेल आपस में कैसे कनेक्टेड है, प्लाज्मोडेस्माटा के। अब यहीं पे एनसीपीपी हो रहा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा, तो यहीं पे एटीपी एंड एनएडीपी एचएच प्लस बन रहे हैं, ठीक है, एचएच प्लस बन रहे हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो CO2 था इसको फिक्स करके कहाँ पे भेज दिया, ठीक है। मतलब कि जो बंडल सील सेल है वहां पे CO2 आप भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, पंप किए जा रहे हो CO2, ये तो कर रहे हो। तो अब यहाँ पे CO2 बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन है ही नहीं है, अब तुम बढ़ाओ टेम्परेचर जितना भी बढ़ाना, रुबिस्को के पास ऑप्शन ही नहीं है, हर हाल पे जो इंटरेक्शन होगा वो किसके साथ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा, ठीक है। तो जो है इसी वजह से बोलते हैं कि या तो आप बोल दो कि इनसिग्निफिकेंट है फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में, या सीधे बोल दो क्या है, एब्सेंट। तो आपके लेवल पे यही बोल देते हैं कि जो C4 प्लांट्स है वहां पे जो फोटो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एब्सेंट, ठीक है। वैसे बेटर टर्म होगा इनसिग्निफिकेंट बोलो, मतलब ऐसा जिसको आप सिग्निफिकेंटली फाइंड आउट ना कर पाओ, ठीक है। तो आते हैं बच्चे मैकेनिज्म वाले पार्ट पे। मैकेनिज्म ऑफ C4 cycle, mechanism of C4 cycle। वैसे अगर आपकी क्लास 1:15 तक चलाई जाए तो आधा घंटे का ब्रेक, अगर 2 बजे से भी आपकी नेक्स्ट क्लास चलती है तो 3:30, 3:30 से 5, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे एक चैप्टर खत्म करना, मेरा टेंशन ये है। ठीक है बच्चे, तो आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल देखते हैं। ये वाला भी इरेज कर दूंगा, जरूरत है नहीं। तब होता है जब आपको पढ़ाने में मन न लग रहा, तुम लोग नहीं आते तो नहीं, क्लास तो करते, क्लास तो करते हैं, पहले मेरा मन नहीं था आने का,
पानी बहुत ज्यादा बरस रहा था। मैं 10:30 से वेट कर रहा था, पानी बहुत तेज से बरस रहा था। फिर 11 बजे एक बार फिर से निकल के देखा, फिर पानी बहुत तेज बरस रहा था। मैंने कहा अब पानी बरसते हुए तो मैं जा नहीं सकता। फिर 10 मिनट बाद मैंने देखा कि पानी थोड़ा कम हो गया। चलो चलिए, ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट की डिस्टेंस है। नहीं, इस साइड, इसी साइड मतलब ये वाली जो सड़क गई है केस्टोपुर, हाँ, वो बड़ा पीछे रहता है। केस्टोपुर में ही है, पर वो काफी अंदर जाके रहते हैं। हम जस्ट सड़क पे ही अंदर जाके, केस्टोपुर बहुत बड़ा है। चलो आ जाओ, मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल डिस्कस करते हैं। और ऐसा कुछ डायग्राम आपके एनसीईआरटी पे नहीं बना हुआ है। क्या हुआ? ये आपके बच्चे कौन सी सेल है? इधर वाली हम बना लेते हैं मीजोफिल सेल। and this is the मीजोफिल सेल। मैंने पहले ही बता रखा कि मीजोफिल सेल में कौन सा फिक्सेशन होना है, इनिशियल फिक्सेशन, फाइनल फिक्सेशन आपका कहाँ पे होना है, पेंडेंसी। तो जो CO2 है बच्चे एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। एंड जो उस पे जाओगे जब, किस पे, जो है क्या कहते हैं, जब CO2 आपका सेल के अंदर पहुंच जाता है तो क्या होता है? चल, तो जब यहाँ पे CO2 जाएगा तो बच्चे होता क्या है, ये जो H2O है, CO2 है, ये H2O के साथ रिएक्शन करता है। और ये वाली रिएक्शन तो आपने पढ़ी रखा बायोमोलिक्यूल में, एंजाइम जब पढ़ा रहा था कि यहाँ पे एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो ये बनाता है क्या है, H2CO3। और H2CO3 बच्चे चूंकि एसिड है, ये आयनाइज हो जाएगा तो क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, H+। तो ये चीज होता है, ये चीज आपने पहले से पढ़ रखी है। तो यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक CO2 है,
एटमॉस्फेरिक CO2, ये अंदर जाएगी, एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर जाएगा और ये क्या करेगा, अंदर जाने के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा बच्चे, कार्बोनेट आयन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब ये बाइकार्बोनेट आयन में बच्चे चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसको मिलेगा क्या, यहाँ पे इसका इंतजार कर रहा है कौन, फास्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, फास्फोइनॉल पाइरुवेट और बाइकार्बोनेट आयन ये जो है आपस में रिएक्ट कर जाएंगे किस एंजाइम की प्रेजेंस में, पेप्केज की प्रेजेंस। ठीक है, प्रेजेंस। तो पेप्केज जो है ये एक आपका 3 कार्बन कंपाउंड है और आपका ये एक सिंगल कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन है। इन दोनों से मिला के बना क्या रहा बच्चे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फुल नेम मैं पहले ही लिख चुका हूं। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द 4 कार्बन कंपाउंड, ये क्या है 4 कार्बन कंपाउंड। ओके, अब एनसीईआरटी अगर आप रीड करोगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा क्या, कि जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये मैं बता रहा हूं प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चेंज होगा या तो मैलेट में या तो एस्पार्टेट। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं कि जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है बच्चे, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चेंज हो जाएगा किसमें, या तो मैलेट में चेंज होगा या किसमें चेंज हो जाएगा बच्चे, एस्पार्टेट। ठीक है, ऐसे तो चेंज होने से रहा, इसका होगा बच्चे रिडक्शन, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन के लिए इसके पास क्या अवेलेबल है, रिड्यूसिंग पावर, कौन सा, NADPHH प्लस। ये चेंज हो जाएगा किसमें बच्चे, NAD प्लस, NAD प्लस। ठीक है, तो ये जो स्टेप है बच्चे इसको क्या बोलते हो, एनसीईआरटी ने इसको लिख रखा है क्या, CO2 फिक्सेशन, या आप इसको क्या बोल सकते हो, कार्बोक्सिलेशन। ओके, इसके बारे में एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा, वैसे कौन सा स्टेप है, रिडक्शन। ठीक है, अब ये मैलेट एस्पार्टेट, अब ये बच्चे क्रॉस कर सकता है, क्या क्रॉस कर सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा, तो ये आ जाएगा बच्चे ये मैलेट। ठीक है, और एस्पार्टेट। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे कि ये फिर से वापस से इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो जाएगा वापस से ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या बनाएगा बच्चे ये C3 एसिड के कैटेगरी में ये भी आता है। ठीक है, 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है पायरुविक एसिड में। तो जो यहाँ पे तुमने खोया था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीगेन हो जाएगा, वो आपको NADPHH प्लस रीगेन हो जाएगा, किससे, NADP प्लस। मतलब यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ था वो वापस से क्या हो जाएगा वहां पे ऑक्सीडेशन। साथ में अकेले ये रिडक्शन नहीं है, इसमें क्या होगा बच्चे कि ये है डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये तो 4 कार्बन है ना, ये तो 4 कार्बन है, तो इस स्टेप को एनसीईआरटी लिखती है स्पेशली क्या, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। बात समझ में आ रहा है, ये स्टेप कौन सा है बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन, ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो ये जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन है यहां से। अब ये CO2 का आपको पता है, देखो मैंने बताया था ना कि होल मैकेनिज्म क्या कर रही है, CO2 को बंडल शीट सेल पे क्या कर रही है, कॉन्सेंट्रेट करवा रही है, यही तो हो रहा है। ठीक है, CO2 को कॉन्सेंट्रेट करवा रही है। तो कई बार जो C4 साइकिल है इसको बोल देते हैं कि इट इज मींट फॉर CO2 कंसंट्रेशन, तो CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म नाम दे देते हैं किसको, C4 साइकिल को। ठीक है, अब ये जो CO2 है यहाँ पे इसका अपना RUBP प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, इस तरह से आप साइकिल बना दो, इस तरह से आप साइकिल बना दो और यहाँ से CO2 को क्या करवा दो, इंट्रोड्यूस करा दो। तो ये आपकी कौन सी साइकिल हो जाएगी, C3 साइकिल। यहाँ से क्या निकल रहा होगा,
ग्लूकोज और यू कैन से स्टार्च के फॉर्म में। हाँ, तो फाइनल फिक्सेशन आपका यहाँ पे हो रहा है, उससे C3 साइकिल है फाइनल फिक्सेशन के लिए। समझ में आ रहा है? अब ये वापस से पायरुविक एसिड कहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिर से कौन सा स्टेप होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे क्या, और बड़ा कर लो एरो, या रहने दो, यहाँ पे लाओ इसको पायरुविक एसिड को। हाँ, ये यहाँ पे लिखो पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड आ गया है आपका। ठीक है, पायरुविक एसिड आ गया। अब ये जो पायरुविक एसिड है इसको क्या करना होगा, रीजनरेशन वाला स्टेप है बच्चे, रीजनरेट तो करना पड़ेगा ना, जैसे वहां पे आरयूबीपी को रीजनरेट किया था, तो वैसे ही यहाँ पे भी आप रीजनरेट करोगे। ठीक है, तो ये जो पायरुविक एसिड है बच्चे, ये फास्फोइनॉल पायरुवेट पे चेंज होगा, पर ऐसे नहीं चेंज होगा। इसमें कोई फास्फेट है, इसमें है, तो यहाँ पे एनर्जी लगेगी बच्चे, और एनर्जी यहाँ पे लगेगी बच्चे, जैसे ये एटीपी है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एएमपी। आप याद करो, अगर थोड़ा बहुत पता है आपको, तो जो एटीपी मॉलिक्यूल है उसके पास दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जो कौन से सुगर प्रेजेंट है इसमें, राइबोज, तो राइबोज में ये 5th कार्बन है इसका, इसके साथ में ये यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन से यहाँ पे इसका OH निकला हुआ है, तो इसके बीच में और जो फास्फेट का OH है, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, नॉर्मल एस्टर बॉन्ड, पर उसके ऊपर जब ये कहाँ से गया फास्फोरस, ये इसके बाद फिर ये फास्फेट के साथ बनाता है, फास्फो एस्टर है। ये जो अदर बॉन्ड बनेंगे वो कैसे हैं, वो फास्फो एस्टर। तो वो वाले जो फास्फो एस्टर वाले बॉन्ड है वो होते हैं क्या, हाई एनर्जी, इजिली टूट जाते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। ठीक है, पायरोफॉस्फेट तभी देखोगे कि एटीपी का जब आप उस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हो ना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, तो आप कुछ इस तरह से शो करते हो। अरे वो मैं पूरा बना ही नहीं रहा हूँ, एडेनोसिन, और जब आप एक फास्फेट दिखाते हो तो ऐसे दिखाते हो, और उसके बाद के जो फास्फेट दिखाते हो वो ऐसे दिखाते हैं। PO4 में आधा लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ फास्फेट लिख रहा हूँ, जब PO4, तो ये वाले बॉन्ड आपको इस तरह से दिखाते हैं। ये बच्चे हाई एनर्जी पायरोफॉस्फेट है, इजिली टूट जाते हैं, ज्यादा एनर्जी देते हैं, पर वो कोवलेंट बॉन्ड है, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड, उस पे एनर्जी, उस पे एनर्जी मतलब जितना तुम निकालोगे नहीं उससे ज्यादा उतनी एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है तो यहाँ पे बच्चे एटीपी टूट रहा है एएमपी में, और एएमपी टूटने का मतलब है, लग तो रहा है कि एक एटीपी, पर एक्चुअली कितने एटीपी कंज्यूम कर रहा है, ये 2। तो ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे इस तरह से आप शो करते हो कि जो एटीपी है यहाँ से एक फास्फेट लेगा और ये किसमें चेंज हो जाएगा, एटीपी में चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 एटीपी है। एंजाइम कौन सा है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, लिख लो, इसको बोलते हैं पीपीडीके, पायरो, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, सॉरी पायरोफॉस्फेट डाइकाइनेज, क्या है, पायरोफॉस्फेट डाइकाइनेज। हालांकि इतना जरूरत नहीं है, नहीं पूछे गए आपसे। ठीक है, एनर्जी के रिस्पेक्ट में जरूरत है, तो एक एटीपी ये हो गया बच्चा, एक एटीपी ये हो गया, मतलब कि यहाँ पे टोटल एटीपी कितने कंज्यूम हो रहे हैं रीजनरेशन में। ये कौन सा स्टेप है, दिस इज रीजनरेशन है, ये पीईपी का। ठीक है, तो रीजनरेशन में कितने एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं। ओवरऑल ये आपकी साइकिल, यही आपकी साइकिल, ये जो आप यहाँ से चल के यहाँ से घूम के ये सारा पढ़ रहे हो, ये वाली कौन सी साइकिल है, ये C4 साइकिल। C3 साइकिल के बारे में तो हमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया ना, हमने बस ये बोला कि यहाँ पे CO2 आया, CO2 आया, और RUBP अपना C3 साइकिल से अपना काम कर रहा है। बंडल से सेल में कौन सी साइकिल चल रही है, C3 चल रही है। आपकी मीजोफिल में कौन सी साइकिल चल रही है, C4 चल रही है। बस ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के यहाँ पे जाके क्या हुआ, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन और डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। अब अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अगर पूछ ले सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन C4 साइकिल, सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व
C4 साइकिल। ये पूरा का पूरा तो देखो पहले क्या हो रहा है बच्चे, पहले हो रहा है CO2, क्या हो रहा है फिक्सेशन। दूसरा क्या हो रहा है बच्चे, दूसरा ट्रांसपोर्ट। ये एक्चुअली उसने लिखा नहीं ना, उसने लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, पर आप ध्यान में रखना कि ये कौन सा है, रिडक्शन का स्टेप, दिस इज रिडक्शन। पर नहीं लिखा तो आप भी मत लिखो, सीधे बोलो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मेलेट का, ठीक है, मेलेट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तीसरा, तीसरा आपका हो रहा है वहां पे डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, रिलीज ऑफ CO2, जिसके लिए इतना कहानी गढ़ी गई, ये इसी के लिए तो कहानी पूरी चली, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। फोर्थ में फिर से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फोर्थ में फिर से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। और ये फिफ्थ में फिर बच्चे क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, रीजनरेशन। फिफ्थ में रीजनरेशन होता है, CO2 फिक्सेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्टेशन फिर से, और रेगुलेशन, सॉरी रीजनरेशन। ये जो है सीक्वेंस है जो इन्वॉल्व है आपके C4 साइकिल के दौरान। ये अभी तक पूछा नहीं गया एनसीईआरटी में, पिक्चर में मेंशन है, थ्योरी में मेंशन नहीं है, तो ध्यान में रखना, इसको पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अच्छा एनर्जेटिक्स देख लो आप, एनर्जेटिक्स देख लो। हाँ पर देखो आप, यहाँ पे हम एक एक कार्बन डाइऑक्साइड लेके चले थे, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ओके। तो पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देख ले पहले, ठीक है। हम एनर्जेटिक्स किसकी देख रहे हैं, ओवरऑल एनर्जेटिक्स देख रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि इसमें C4 साइकिल भी रन होगा और C3 साइकिल। तो एनर्जेटिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, PS से क्या हो रहा है, एनर्जेटिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे बच्चे, इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के अंदर क्या कर रहे हैं हम, डिस्कस कर रहे हैं एनर्जेटिक्स बच्चे, कहाँ पे हो तुम लोग, तो एनर्जेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं बेटे। अब देखो यहाँ पे लिख दो कि एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल। क्या समझ में आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पे आपको कितनी जरूरत थी, यहाँ पे 3 ATP यहाँ पे लगेगी और प्लस क्या लगेगा, C3 साइकिल में ये लगेगा। मतलब कि जो C4 साइकिल के रीजनरेशन स्टेप पे लग रहे हैं और जो C3 साइकिल पे लग रहे हैं वही होंगे। रीजनरेशन में आपके कितने लग रहे हैं, 2 ATP। C3 साइकिल में आपके कितने लग रहे हैं, अगर तुम इस वाले की बात करोगे तो जितना यहाँ पे कंज्यूम किया था उतना यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो मतलब ये नल कैंसिल कर दिया ऐसे, ठीक है। तो या तो आपको लिखना है तो इस तरह से लिख लो कि जो ATP यूज्ड इन रीजनरेशन स्टेप ऑफ C4 साइकिल प्लस जितने भी आपके कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। तो आप बस मैं यहाँ पे टोटल लिखा देता हूँ कि पर मॉलिक्यूल में बच्चे कितने लगेंगे, आपके 5 ATP लगेंगे, साथ में प्लस क्या हो जाएगा, 2 NADPHS प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। टू NADPHS प्लस ये होगा। ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए, मतलब जब आप पर CO2 फिक्सेशन की बात करते हो तब। अगर मैं बोल दूं कि 6 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल है, या पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिक्सेशन कितना होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो पर 6 CO2 मॉलिक्यूल, 6 ही है ना, तो आप क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 ATP प्लस 2, ये तो ये टोटल हो गया कितना बच्चे, 30 ATP प्लस 12 H प्लस, ठीक है। ये आपका एनर्जेटिक्स बोल रहा है इसका। हो गया कहानी।
ये आपका है बच्चे, कहाँ बच्चे, ये हाँ। अरे ये हद है, इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए। ऐसा मैंने बोला? अच्छा, अरे ये तो जाहिर सी बात है बच्चे, जब यहाँ पे तुमने एनडीटी दिया हुआ है, मैं किस मूड में था शायद, नहीं मुझे लग रहा है ना मैंने कुछ और बोला, मैंने तुम्हारी बात को सुने ही दोनों बस वो हुए हैं। मैं जहां तक है कि मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे एनएडीपी प्लस ही होगा, मतलब एनएडीपी यूज होगा यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब ये था, एनएडी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है वो मतलब ओवरलैप कर गए इत्तेफाक से। हाँ, वो स्टोरी अलग है, वो थोड़ा डीप में जाकर समझना पड़ेगा, जरूरत नहीं, बस ये हाँ, बस ये वो मुझे दिमाग में आया था कि मैं समझाऊं, बट बच्चे वेस्ट है, मैं 10 मिनट और लगाऊंगा उसको समझाने में। कहाँ 3 लग गया? अरे नहीं 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 नहीं, तुम समझ नहीं रहे बच्चे, एटीपी से 2 निकल गए तो एमपी बना। ओके, तो अगर तुम इसको रेप्लेस करना चाहते हो कि ये वापस से एटीपी में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या करोगे, एक एटीपी दे दो, तो ये इसको अपना वो अपना एक फॉस्फेट इसको दे देगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा? तो एक एडीपी ये, ठीक है, जो इससे जनरेट हुआ है, और ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 एटीपी बने, 2 एडीपी बनेगी नहीं, तो वही तो बात हो गई। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ, ठीक है वो, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, चूंकि एनर्जेटिक्स के बारे में एनसीईआरटी ने शायद डिस्कस नहीं किया C4 साइकिल। ठीक है, बताता हूँ, अभी बस वही एक दो तीन चीजें रह गई हैं, तो वो आपको मैंने समझा दिया है। बाकी मुझे जहाँ तक है मैंने इसका सारा कर दिया है, एक थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट वो भी हम खत्म कर लें, तो समराइज कर देता हूँ मैं पूरा आपको। इरेज कर दूं बच्चे, हो गया सारे बच्चे ऑन? अच्छा इधर हो गया सारा, बच्चे ऑनलाइन ये सारा हो गया तुम्हारा? हाँ सर। हाँ सर। टाइम कितना हो बहुत तेजी से निकल रहा है। तो बच्चे पहले आप लिख लो ना क्या, C4 साइकिल, नहीं ये मत लिखो, लिखो ये सीक्वेंस ऑफ फिक्सेशन, sequence of C2 fixation and reduction was discovered by Hatch and Fleck। हैच एंड फ्लैक ने डिस्कवर किया था, तो भाग इसके अपने ही अलग शुरू है, पूजा तो होनी नहीं है यहाँ। ठीक है, तो हैच एंड फ्लैक ने बच्चे इसको डिस्कवर किया था, इसका CO2 फिक्सेशन एंड रिडक्शन, दैट्स व्हाई द C4 साइकिल इज आल्सो नोन एज क्या बोलेंगे, हैच एंड
फ्लैग पाथवे या साइकिल, साइकिल बोलो बच्चा, साइकिल, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये भी साइकिल साइक्लिक स्टेप, ये भी क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। एग्जाम्पल मैंने लिखाई दिया है आपको, ठीक है, कौन कौन से, शुगर केन, मेज एंड सॉर्गम। सिग्निफिकेंस लिख लो या इंपॉर्टेंस लिख लो, सिग्निफिकेंस या स्पेशल फीचर भी लिख सकते हो। स्पेशल फीचर लिखे आओगे तो बहुत सारी हो जाएंगी। सिग्निफिकेंस, बच्चा सिग्निफिकेंस में पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि नो फोटो रेस्पिरेशन, नो फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पे नो फोटो रेस्पिरेशन, कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, जो प्रोडक्टिविटी, चूंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 का लॉस भी हो रहा है और ATP का, तो चूंकि CO2 रेस्पिरेशन नहीं है तो प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड या गिव बेटर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर, क्या देंगे, प्रोडक्टिविटी एंड फील्ड, लिखो या ना लिखो बात सही है। या इस तरह से भी आ सकता है कि मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप की बात करोगे तो ज्यादा एफिशिएंट है। एक और चीज है बच्चे, दे आर मोर एफिशिएंट इन जीरोफिटिक कंडीशन, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जैसे ये वेस्कुलर बंडल है, इसके चारों तरफ क्या है, बंडल सी सेल्स है। तो बच्चे जाइलम से जो बंडल सी सेल है वो जाइलम के नजदीक है, तो डायरेक्ट वाटर की सप्लाई इनको हो जाती है, तो दे कैन स्केप, कैन स्केप वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब कमी, ठीक है, कैन स्केप वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, या कैन अवॉइड वाटर स्कार्सिटी। तो ये आपके हो गए क्या एडवांटेज C4 प्लांट के, ठीक है। बाकी फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है वो तो आपको पता ही है। हाँ एक और लिख लो, है NCERT पे, टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई इंटेंसिटी लाइट, हाई लाइट इंटेंसिटी, ये हो गया, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया बच्चे। आज और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पे डिस्कस करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये बात तो समझ में आ रही होगी ना कि जो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा तो उसका रिजल्ट क्या है, बेटर प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड होगा, ठीक है। और वाटर स्कार्सिटी का भी रीजन बता दिया, क्योंकि जो मीजो सॉरी बंडल से मतलब जो C3 साइकिल रन हो रही है वो कहाँ पे रन हो रही है, बंडल सी सेल, बंडल सी सेल कहाँ पे नजदीक है, जाइलम के नजदीक है। वाटर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है मेनली, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 प्लस H2O कहाँ कंज्यूम होगा, बंडल सीट में, CO2 आ रहा है, H2O का एडिशन होगा, ठीक है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है कहाँ पे रिक्वायरमेंट, बंडल सीट में। दैट मीन्स कि चूंकि ये पास में है तो उसके मतलब किस तरह से स्किप कर रही है उसको कॉन्सेप्ट देखो, कि अगर ये मेसोफिल सेल पे पहुंचती तो उसके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस भी थे, लाइट पड़ी रही है हाई लाइट, तो क्या होता है वो ट्रांसपिरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता, तो ट्रांसपिरेशनल लॉस ज्यादा होता। पर यहाँ पे क्या था कि बंडल सीट सेल नजदीक है
तो डायरेक्ट उसको जितनी सप्लाई है, कम सप्लाई है फिर भी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, मेंटेन है। पानी कम है बट उसके पास पानी आराम से पहुंच रहा है। तो ये हो गया। तो नहीं तो वो तो प्रोटोप्लाज्म का वाटर है, उसको वो बन भी रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई होती रहेगी, इतनी सप्लाई नहीं है ये तुमको। देखो ये सब तुम्हारे एक्सप्लेनेशन, तुमको दिखा कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बेटर इल्ड के, बेटर प्रोडक्टिविटी के, तो वो तुम काउंट करना स्टार्ट करोगे। एक फोटो रिस्पायरेशन हो गया, वाटर स्कार्सिटी डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो हो सकता है ये भी कंट्रीब्यूट कर रही हो सकता है जो उन्होंने कंट्रोल अपने एक्सपेरिमेंट में लगाया हो वो कंट्रोल इसके साथ में सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रहा है, तो उन्होंने बोल दिया क्या कि ये भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो साइंस है जितनी चीजें वही, जो ऑथर था लिखते समय उसने उनको क्या कर लिया, उठा लिया, उसने पूरी रिसर्च में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी उठा ली, फिर वो आगे बढ़ने लगी। ठीक है, लॉस नहीं हो रहा है, उसकी एनर्जी सोर्स क्या है, उसका एनर्जी सोर्स लाइट है, मतलब सनलाइट है, सनलाइट तो चाहे जितनी ले लो, तो ज्यादा लाइट ज्यादा वो जो एटीपी एंड एनएडीपीएच है ज्यादा बनाएगा। ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि वो प्लांट अपने तरफ से ले रहा है, उसको तो ऊपर से मिल रहा है। चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं बच्चे। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमको मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊं, उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। क्या डिस्कस कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट क्या है बच्चे, कार्डिनल पॉइंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेक्स, वही वाले जूलियस वॉन जे, इन्होंने क्या बोला कि किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, और एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अगर उसको डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बात समझ में आ रहा है, कि जो रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके 3 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि जूलियस वॉन सैक क्या बोल रहे हैं कि एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन एनी, इस तरह से लिखो, एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय क्या है, एनी फैक्टर, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो किसी भी फैक्टर से अगर वो अफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो जो रेट है, रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है 3 पॉइंट्स या 3 कार्डिनल पॉइंट्स, 3 कार्डिनल पॉइंट्स, 3 कार्डिनल पॉइंट्स, और वो कार्डिनल पॉइंट्स के नाम क्या क्या है, मिनिमा, ऑप्टिमा एंड मैक्सिमा। सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी है, बट जाननी चाहिए कि जो मिनिमा है, ऑप्टिमा है एंड मैक्सिमा, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं तुम्हारे लिए, क्या फोटोसिंथेसिस का, तो अगर आप देख रहे हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैं मान लेता हूं कि कोई फैक्टर है जैसे CO2, CO2 के साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं,
ये CO2 से बिटर समझ में आएगा बच्चे, इसको टेम्परेचर ले लो। क्या ले लो? टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस की जगह रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उसको आपको इस तरह बेल शेप्ड कर्व नजर आएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, और एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चे, ये क्या है? मिनिमम। मिनिमा कौन सा पॉइंट होगा? बिलो विच देयर इज नो फिजियोलॉजिकल एक्शन, मतलब कि उसका जो स्पीड है वो क्या होगा? नल होगा। ठीक है, तो मिनिमा पे नो फिजियोलॉजिकल, या आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल, वैसे अगर ये बोल दिया जाए कि रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज 0, सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम में भी वही होने वाला है। ठीक है, तो आप ये लिखोगे कि टेम्परेचर इतना कम है कि एंजाइम वर्क ही नहीं कर रही है। एंजाइम वर्क नहीं कर रही है तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रन ही नहीं होगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं उसको, देयर इज नो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मोस्ट प्रॉब्ली ये कार्डिनल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है, नहीं दिया? नहीं दिया, चलो ठीक। ये इसको थोड़ा सा और कर दो। जो भी है, जो मैक्सिमम होगा वो ऑप्टिमम होगा, मतलब कि जो रेट है बेसिकली रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन बच्चे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम, और ये है बच्चे क्या? सॉरी, हाँ ये है मैक्सिमम। यहाँ पे आप लिखोगे कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चे क्या हो जाएगी? प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? रीजन आपको क्लियर पता है, क्योंकि एंजाइम डिनेचर कर गए। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम क्या हो जाएंगे? डिनेचर कर जाएंगे। ठीक है, और ऑप्टिमम पे एंजाइम बहुत इफिशिएंट। सारी कहानी क्या है? एंजाइम्स की है। कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो बिना एंजाइम के तो वर्क करेगी नहीं लिविंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये लिविंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हो गया आपका एक और चीज देख लो यहीं पे, क्या लॉ ऑफ, या इस तरह से लिखो, ब्लैक मैन लॉ ऑफ क्या? लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर। जो ब्लैक मैन थे, काला आदमी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर्ड दैट रिएक्शन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसी और ने दिया था, क्या नाम बताया था? वार्डबर्ग? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हाँ लिखा है। टाइम कितना हो गया? 1:10 हो गया यार, नहीं खत्म हो रहा, चलो छोड़ो। तो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात करें बच्चे, तो ब्लैकमैन ने इन्होंने जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया है उसमें सिंपल सी एक बात कही है, क्या कि अगर कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट हो रही है, मतलब फैक्टर एक से अधिक है, तो उसकी जो रेट होगी, उस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की जो रेट होगी, मतलब उसके रन होने की रेट, ठीक है, वो डिपेंड करेगी जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट पे प्रेजेंट। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। और जो जो सबसे कम अमाउंट में फैक्टर प्रेजेंट है उसी को क्या बोलेंगे हम? लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ब्लैकमैन बड़ा सिंपल सी बात बोल के गए। उन्होंने क्या बोला कि इफ एनी physiological process affected by many factors या मल्टीपल फैक्टर्स या मोर देन वन फैक्टर, ठीक है, then the rate of physiological process affected by the factor which is
लीस्ट, लीस्ट मतलब कम सबसे, या मिनिमम इन अमाउंट। जो सबसे कम अमाउंट में होगा वही उसको क्या करेगा, ठीक है। मतलब आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि जो रेट है, मैं 60 में लिख दूं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, चलो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे किस पे, लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर अगर आप कम करोगे तो रेट डिक्रीज हो जाएगी, ज्यादा करोगे तो रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब आप देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हम देख लें फोटोसिंथेसिस का, कोई भी चीज आप कर सकते हो, पर हम जो कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस ही देखेंगे। फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो ये बच्चे क्या है, ये है आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये आपका क्या है बच्चे, क्या लिख दो यहाँ पे, लिमिटिंग फैक्टर, कोई भी फैक्टर, ठीक है, या कोई भी फैक्टर लिख दो, फैक्टर लिखो, या आप फैक्टर नहीं लिखना चाहते, चलो हम यहाँ पे बच्चे फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे हैं तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सपोज करो लाइट इंटेंसिटी, क्या लिख रहे हैं, लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटो, वैसे जनरली आप देखोगे कि बच्चे लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग होता नहीं, क्योंकि बहुत लाइट अवेलेबल एक्सेप्ट कुछ जगह पे, जैसे स्कायोफाइट्स है। स्कायोफाइट्स का मतलब घने जंगलों के में जो नीचे पेड़ ग्रो कर रहे हैं, क्लाउडी, हाँ क्लाउडी वेदर है अगर इस तरह की कंडीशन है तो अदरवाइज नहीं होता है, या आपके एक्वेटिक सिस्टम में समटाइम्स, ठीक है। अदरवाइज लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर होती नहीं है। तो क्या होगा, आप अपने एनसीईआरटी को देखिएगा जाके, एनसीईआरटी में एक पिक्चर बना हुआ है। रेट बेसिकली बच्चे क्या होगा, रेट क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लिमिटिंग फैक्टर था वो इतनी अमाउंट हो गई है, क्योंकि बढ़ ही रहा कंटिन्यूअसली, कि दैट दैट फैक्टर इज नॉट लिमिटिंग नाउ, वो अब ठीक है, वो लिमिटिंग रहा नहीं, क्योंकि अमाउंट उसकी काफी बढ़ गई। अब लिमिटिंग कोई और होगा, लिमिटिंग कहने का मतलब है सिंपल सा कि अब कोई और ऐसा फैक्टर है जिसको बढ़ाने पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ प्रोसेस बढ़ेगी, वो उसके बढ़ाने से, जिसकी आप डिस्कस कर रहे हो पहले, उससे नहीं बढ़ेगी। अब कोई और फैक्टर लिमिटिंग है, उसको बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगी, इसमें क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अभी तो यही जान लो क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे जब आप बात करोगे अपने एनसीईआरटी पे देखना, दिस इज डी, यही तो बना हुआ आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। इस वाले को यहां तक बच्चे, यहां तक, इसको क्या बोला है उसने, ए। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोला है उसने, बी, और इस वाले पार्ट को क्या बोला है, सी। जो बिल्कुल प्लेन है उसको क्या बोला, सी। और क्वेश्चन पूछे हुए एनसीईआरटी में, क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाना, ये ग्राफ बना हुआ है, उसने ग्राफ बनाया कहीं और है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में ग्राफ बना रखा है, क्वेश्चन वहां पे पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछा कि जो लाइट इंटेंसिटी है वो कहां पे लिमिटिंग फैक्टर, बताओ। लाइट लाइट इंटेंसिटी इज लिमिटिंग फैक्टर इन रीजन ए, तभी बढ़ रही है, यही तो बोल रहा है ना, कि रेट आपका तभी तक बढ़ेगा जब तक कोई फैक्टर अपनी, मतलब उन सब में से मिनिमम है, ठीक है। और जैसे ही अगर अगर जो है क्या कहते हैं, रेट बढ़ना उसकी वजह से बंद हो गया, दैट मीन्स कि अब वो फैक्टर लिमिटेड नहीं रहा,
तो जो है क्या कहते हैं, ये बेसिकली जो ए है, यहाँ पे जो लाइट इंटेंसिटी है वो क्या है, ग्राफ देख के आपको यही समझना चाहिए, ग्राफ आपको यही बोल रहा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि डी किसको प्रेजेंट कर रहा है, तो डी ऑप्टिमा को कर रहा है। ठीक है, ऑप्टिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑप्टिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी क्या है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आफ्टर, मतलब वो पॉइंट डी के बाद वाला वो पॉइंट जहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई। तो ये बेसिकली कांस्टेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट रेट ऑफ प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस। और बी कहां, बी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जब जो रेट है ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको एक्चुअली बोलना कुछ और चाहिए, मैं बोल नहीं पा रहा। नहीं रुक जाओ, रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है यहाँ पे, उसकी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन खत्म हो चुकी है, अब वो डी एक्सेलरेशन फेज है। जब भी आप लैग फेज की बात करते हो, ध्यान रखना, लैग गलत बोल रहा हूँ, लॉग फेज की। तो लॉग फेज में ऑलवेज दो स्टेज होती है। ठीक है, पूरा पूरा लॉग फेज में दो स्टेज होती है, एक एक्सेलरेशन होता है, दूसरा डी एक्सेलरेशन होता है। तो ये बी वो वाला स्टेज है जहां पे जो रेट है, वो जो पर्टिकुलर जिस स्पीड से वो बढ़ रही थी, वो स्पीड धीरे धीरे करके क्या हो रही है, कम हो रही है, तभी जाके वो आगे चल के क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, इसको रहने दो, इसको एनसीईआरटी भी नहीं, मैंने मतलब समझा दिया है कि डी एक्सेलरेशन फेज है। आप ध्यान, इसको लिखना तो लिख दो, डी एक्सेलरेशन फेज, डी एक्सेलरेशन फेज। तो ये बच्चा क्या हो गया आपका, ये ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, हालांकि ये सब अंदर ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो फैक्टर अफेक्टिंग जब फोटोसिंथेसिस बात करेंगे तो बच्चे दो फैक्टर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, एक बायोटिक फैक्टर और दूसरे एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स बेसिकली जो है ना, इनको प्लांट और इंटरनल फैक्टर भी बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर बोलते हैं। एबायोटिक फैक्टर तो आप जान ही रहे, कौन कौन से हो जाएंगे एबायोटिक फैक्टर आपके, जैसे आपका सनलाइट, जैसे आपका टेम्परेचर, जैसे आपका CO2, जैसे आपका वाटर, इतने बहुत है, बाकी क्या करोगे, और भी बहुत सारे, पर मुझे बता दो। इंटरनल फैक्टर में बात करोगे बच्चे, जैसे आपका नंबर ऑफ लीफ के रिस्पेक्ट में सबसे पहले देख लो, लीव्स। अब लीव्स में बच्चे नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, स्टोमेटा ऑफ लीव्स, या स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स, प्रेजेंट इन लीव्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीव्स, या इस तरह से लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ही लिख लो बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। कुछ और फैक्टर्स है दिमाग से मेरे निकल रहे हैं, नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, प्लांट कैनोपी, ठीक है, प्लांट कैनोपी, कहाँ
कहाँ से मिलेंगे? एनसीईआरटी है किसी के पास? टाइम खत्म हुआ जा रहा है। खत्म तो ये नहीं होगा क्योंकि पीछे 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 जो ओरिएंटेशन, ओके, नंबर साइज, एज एंड ओरिएंटेशन आपकी। यहाँ पे और रख लेना बच्चे, नंबर के अलावा साइज, साइज भी एंड एज, ठीक है। मीजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, यहीं पे लिख दो, मीजोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और ये जो फैक्टर है बच्चे, दो चीज पे डिपेंड करते हैं। तो जितने भी बायोटिक फैक्टर या है, इंटरनल फैक्टर है ये मेनली, बाकी आप लिख लेना जो भी है यार वहां पे, ठीक है। मेनली डिपेंड्स ऑन दो चीजों पे करता है। एक टर्म है बच्चे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड दूसरा ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है, डिस्पोजिशन क्या है बच्चे, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, नॉट प्लांट ओनली, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मेकअप है, या बोलो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का किसी डिजीज के लिए ससेप्टिबल होना, वो क्या कहलाता है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे दो पर्सन है यहाँ, जैसे दो पर्सन, ठीक है, दो पर्सन, इन दो पर्सन का जो जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, हो सकता है कि एक पर्सन बेसिकली ज्यादा डिजीज के लिए ससेप्टिबल है, डिजीज के लिए मतलब ज्यादा इजीली उसको डिजीज क्या कर पाती हो, कैच कर लेती, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे, जेनेटिक डिस्पोजिशन, प्रीडिस्पोजिशन। इसका मतलब ये नहीं है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या है कि इट कॉज डिजीज ना, कॉज ऑफ डिजीज नहीं है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज नॉट द कॉज ऑफ डिजीज। वो क्या बताता है कि हमारे अंदर का जेनेटिक मेकअप इस तरह का है कि हम जल्दी डिजीज की चपेट में आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये चीज है, वो प्लांट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म से हो जाता है। तो बेसिकली ये जो फैक्टर्स हैं ये किस पे मेनली डिपेंड करते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब बच्चे आज रहने देते हैं, एबायोटिक फैक्टर में लगेगा 10-15 मिनट टाइम, ठीक है।